Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, हाफिज़ाबाद। क्लास 10 हम लोग सबक पढ़ रहे थे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जिसमें मुसन्निफ़ दोस्ती के कुछ उसूल बयान करते हैं। अगर हम उन असूलों पर अमल करेंगे तो बावकार रहेंगे और हमारी दोस्ती भी कायम रहेगी, वरना हमें भी मुसन्निफ़ की तरह यही कहना पड़ेगा कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इस सबक की आधी पढ़ाई हम पढ़ चुके और 2 पैराग्राफ की हम तशरीह कर चुके। नेक्स्ट अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे और पैराग्राफ की तशरीह भी करेंगे। अगर मैं मौसम का ज़िक्र करता हूँ तो वो कहते हैं हाँ, बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया है। मंझली लड़की, दरमियानी लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स, सियासत या लिटरेचर, अदब के मुतल्लिक़ गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो तहसीन फ़ौरन माज़रत पेश करते हैं। यहाँ पर मुसन्निफ़ अपने दोस्त तहसीन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि अखबार पढूं। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज़ देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं। क्लास 10 यहाँ से पैराग्राफ नंबर 3 2 हम पढ़ चुके, तीसरा इसकी मैं आपको तशरीह करवाऊंगी, सुन लें, पैराग्राफ नोट कर लें। इस तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फ़रीक़े मुखालिफ यानी फ़रीक गिरोह जो मुखालिफ गिरोह है उसकी बुराइयों और जज की तारीफ़ या मज़म्मत, जज की तारीफ़ या जज की बुराई, तारीफ़ इस हालत में कि जब उन्होंने मुकदमा जीता हो और कोई मज़मून नहीं, उन्हें और कोई बात ही नहीं आती। मिन जुमला और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्मों के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर खान साहब का ज़िक्र ख़ुसूसियत से करूँगा क्योंकि वो मुझ पर ख़ास अनायत फ़रमाते हैं। शाकिर खान साहब मौजू सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में नायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, बाइज़्ज़त आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत काबिलियत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का इनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कदर करना उम्रा के शयाने शान है, उनकी शान के मुताबिक हैं। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत इसरार से मुझे सलीमपुर ले गए, ये कह के शहर में दिन रात शोर शगब रहता है, शोर शगब शोर और हंगामा। देहात में कुछ अरसा रहने से तब्दीली आबो हवा भी होगी और वहाँ मज़मून निगारी भी ज़्यादा इत्मीनान से कर सकोगे। मैंने एक कमरा ख़ास तुम्हारे वास्ते आरास्ता करवाया है, सजवाया है, जिसमें पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया है। थोड़े दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी करो। यहाँ तक पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ, माखज़, मुश्किल अल्फाज के मायने, सियाको सबाक मैंने पहले पढ़ा, अब आप इसकी तशरीह सुने। मुसन्निफ़ अपने करीबी दोस्तों में से अहमद मिर्ज़ा और तहसीन का ज़िक्र करने के बाद अपने एक और दोस्त का ज़िक्र करते हैं। कहते हैं कि उनकी और मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, ये हमेशा मुकदमे लड़ते हैं, उन्हें अपनी रियासत के झगड़ों और मुखालिफ जमातों की बुराइयों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर जज साहब इनके हक़ में फ़ैसला कर दें तो उनकी खूब तारीफ़ करते हैं, अगर उनकी मुखालफत करें तो उनकी खूब बुराई करते हैं। इनके पास सिवाय इस मौजू पर मुकदमाबाजी के अलावा किसी और मौजू पर बात करने के और कोई काम नहीं होता। मुसन्निफ़ मज़ीद बताते हैं कि मैं अपने दोस्तों में शाकिर खान साहब का ज़िक्र ख़ुसूसी तौर पर करूँगा क्योंकि वो हमेशा मुझ पर ख़ास मेहरबानी फ़रमाते हैं। शाकिर खान साहब मौजूद सलीमपुर के रहने वाले हैं, वो अपने इलाके के मालदार और सरदार हैं। वो ज़िला भर में इंतहाई मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए लोग उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उन्हें अपनी इल्मी काबिलियत और इस्तिताअत के मुताबिक अदब से लगाव है, अगरचे उन्हें अदब पढ़ने का इतना शौक़ नहीं
جتنا کہ ادبی لوگوں سے ملاقات کا اور ان سے واقفیت پیدا کرنے کا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی قدر دانی اور عزت افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے امیروں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بقول مفکر، اہل علم کو عزت دو، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ ایک دفعہ شاکر خان صاحب مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور بہت ضد کر کے اپنے ساتھ سلیم پور لے گئے اور کہنے لگے کہ شہر میں رات دن بہت ہنگامہ اور بہت شور و غل ہوتا ہے، جبکہ گاؤں میں بالکل شور نہیں ہوتا، وہاں بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے گاؤں میں کچھ عرصہ رہنے سے آب و ہوا کی تبدیلی ہوگی، جس سے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی۔ وہاں مضمون لکھنے کا کام بھی نہایت تسلی اور اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے تمہارے لیے ایک خصوصی طور پر کمرہ سجوایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا تمام سامان بھی مہیا کر رکھا ہے۔ دیکھو، تم میری خوشی کی خاطر میرے ساتھ چلو اور تھوڑے دن رہ کر واپس چلے آنا۔ حضرت علی کا فرمان مبارک ہے، جو شخص احسان کر کے جتلائے وہ اپنی مروت پر ظلم کرتا ہے۔ یہاں تک اس پیراگراف کی تشریح مکمل ہو گئی۔ آگے پڑھائی کریں گے۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ انہوں نے محبت بھرا اصرار کیا تھا۔ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معرف سے وعدہ کر چکا تھا، ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی۔ گھر کے اندر باغیچہ تھا جس کی کھڑکی وہاں پر کھلتی تھی، اور ایک نہایت ہی دل فریب، نیچرل اور بڑا ہی قدرتی منظر جو تھا وہ دل کو اچھا لگنے والا تھا، جو میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا، ایسا ظلم نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے، منظر دیکھنے میں گزارا جائے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، میں وہیں فکر مند ہو گیا اور اندازہ لگا لیا کہ یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم۔ خیر، سینکڑوں ہیلے حوالوں سے بہانے لگانے کے بعد اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی ایک سوئی کی تلاش میں میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ عنقا کا مطلب ہے غائب ہونا۔ جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں اس کے لیے یہاں پر بھی انہیں موقع میسر نہیں آئے گا۔ یہاں سے کلاس 10 پیراگراف نمبر 4 ہے، اس کو نوٹ کریں، یہ آپ کے گھر کا کام، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کام دار کپڑا پڑا ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، یعنی اگر اس پر کچھ گر جائے تو وہ بڑے گناہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دوات، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، مگر اکثر میں نب ندارد، نب ٹوٹی ہوئی، نب غائب، جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں کاغذ جس میں جذب کرتے ہیں سیاہی کو، وہ ایک جلد میں پڑا تھا، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ ہی نہیں، لیکن جس کاغذ پہ لکھنا تھا وہ نہ جانے کہاں تھا۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں۔
جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں، آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس، اپنا ڈبہ اور اپنی معمولی دوات اور قلم جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پراں خیالات بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا ہوا تھا، یعنی تحریر جس کے ساتھ میں تحریر لکھتا تھا نکالا، لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوش نوا کی تعریف میں شعراء اس قدر طلب اللسان ہیں، مرغان، پرندے، خوش نوا، اچھی آواز والے، رطب اللسان ہیں، تعریف کرنے والے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہاں پر جو پرندے جن کی خوبصورت آواز ہے، جن کی شعراء تعریف کرتے ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں تھا۔ وہ وہاں پر اتنا شور مچا رہے تھے کہ میں خوش نہیں تھا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور ہمہ مشغول ہو گیا اور مکمل طور پر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ یہاں تک پیراگراف نمبر 4۔ اس کی آپ تشریح کریں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف، ماخذ، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے اور سیاق و سباق کے حوالے سے اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ آگے پڑھائی کرتے ہیں۔ تن 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 تنانا چھن تا تن 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 میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہوئی، دنیا اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے اس کی خبر نہ ہوئی۔ یکایک اس تن تن نے چونکا دیا، حیران کر دیا، یہ کیا ہے؟ اوفو! اب میں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے۔ اس وقت ستارے شوق فرما رہے تھے اور بہت خوب بجا رہے تھے۔ کہ شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی جو وہ موسیقی کے شوقین تھے، وہ اپنا میوزک بجا رہے تھے۔ کوئی 8 گھنٹے انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر میری خواہش کے خلاف محفوظ فرمایا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم میرے گنجینہ، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ کیا؟ یہ وہ فقرہ جو مصنف لکھ رہے تھے، یہ کیا محمل نامکمل سا فقرہ ہوا؟ لا حول ولا قوت! میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں؟ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ فقرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا، یعنی جب مصنف کا دماغ کام نہ کیا تو انہوں نے شاکر صاحب کے بولے ہوئے ہی فقرے اپنے مضمون نگاری میں لکھ دیے۔ ہاں تو کاٹ کے فقرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہے اور باہر یہ لکھ ہی رہے تھے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کون ہے؟ میں ہوں شبن، سرکار نے کہا ہے آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ کلاس 10 اگلا پیراگراف نوٹ کریں، اس کی میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ پیراگراف نمبر ہے 5۔ بادلِ ناخواستہ میں اٹھا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ گیا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں یکسو ہو کر لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا، میری پھر یاد ہوئی ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا، گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا۔ میں اس گھوڑے کی طرح ہی تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا، جو ہر دوست کو استبل سے منگوا کر، جہاں گھوڑا بندھا ہوتا تھا وہاں سے منگوا کر دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں اپنے کمرے میں آیا، خیالات غائب ہو گئے،
फ़िक्राए अज़ सिरे नो फिर बनाना पड़ा, दोबारा से फिर फ़िक्रा बनाना पड़ा, तबीयत उचाट हो गई, ख़राब हो गई, बाहज़ार दिक्कत फिर बैठा, बड़ी मुश्किल से फिर बैठा और लिखना शुरू किया। अब की मर्तबा खुशकिस्मती से कोई याद घंटा ऐसा मिला जिसमें कोई आया गया नहीं। अब मेरा कलम तेज़ी से चल रहा था और मैं लिख रहा था। यहाँ तक पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। क्लास 10th इसकी आप तशरीह सुन लें। मुसन्निफ बताते हैं कि मेरे दोस्त शाकिर खान साहब मुझे अपने गांव सलीमपुर ले गए और मैं वहां के पुरसुकून माहौल में यकसुई से मजमून लिख सकूं। सुबह होते ही शाकिर साहब ने मुझे नाश्ते के लिए अपने पास बुला लिया। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में जाने के लिए उठा तो हर तरफ से इसरार होने लगा कि ये सरासर ज्यादती होगी कि तुम आज ही से मजमून लिखना शुरू कर दो। कुछ तो अपने दिमाग को आराम दो, आज तो कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने का दिन है। चलिए गाड़ी तैयार है, दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। बहरहाल सैकड़ों बहानों के बनाने के अलावा मैंने उस वक्त तो अपनी जान छुड़वा ली और अपने कमरे में वापस आ गया। अचानक कानों में मौसीकी की आवाज़ आई। पता चला कि शाकिर खान साहब का छोटा भाई मौसीकी का बेहद शौकीन है। वो मौसीकी की मशक करने में मसरूफ़ है। तकरीबन आधे घंटे तक वो मौसीकी की मशक में मगन रहा। इसके बाद लिखने के लिए मैं अपने ख्यालात को जमा करता रहा। अचानक मुलाजिम शब्बन ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछने पर उसने पैगाम दिया कि शाकिर खान साहब ने बुलाया है, कोई साहिब आए हुए हैं और सरकार उन्हें आपसे मिलवाना चाहते हैं। ताहम मैं ना चाहते हुए भी कमरे से उठा नीचे शाकिर खान साहब के पास गया। वहाँ शाकिर खान साहब के बहुत ही अजीज दोस्त तालिब अली साहब आए हुए थे। उनसे मुझको मिलवाया गया और जान पहचान हुई। थोड़ी ही देर बाद वो चले गए तो मुझे भी फरागत मिल गई। मैंने इंतहाई तवज्जो और सुकून से लिखना शुरू कर दिया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि नौकर ने फिर दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा कि नीचे आपको बुला रहे हैं, क्योंकि शाकिर साहब के एक और दोस्त आए हुए हैं और मैं उन्हें दिखाया जाऊंगा। मुझे ऐसे लगा कि मैं भी शायद एक अरबी घोड़े की तरह था जिसे शाकिर खान साहब ने खरीदा था और थान से मंगवाकर हर दोस्त को दिखाया जाता था। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनसे छुटकारा हासिल करने के बाद मैं जल्द अज जल्द अपने कमरे में आ गया। लिखने की कोशिश करने लगा लेकिन मेरे ख्यालात मुंतशिर हो चुके थे। फिर मैंने बिखरे हुए ख्यालात को जमा किया। मेरा दिल सख्त घबराने लगा। बड़ी मुश्किल से दोबारा बैठकर लिखने लगा। अब खुशकिस्मती से मुझे कोई आधा घंटा ऐसा मिल गया जिसमें मेरे कमरे में और कोई ना आया ना गया। मुझे कुछ वक्त लिखने के लिए मिल गया, इसलिए मेरा कलम तेज़ी से चल रहा था और मैं लिखने में मसरूफ़ हो गया। यहाँ तक तशरीह मुकम्मल हुई। आगे पढ़ाई करेंगे। हमको कामिल यकीन है कि हमारे मुल्क के काबिल नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक है, जो कोलंबस की तरह नई मालूमात और नई दुनिया, वो इल्मी दुनिया ही क्यों ना हो, उसके दरियाफ्त करने के लिए अपने तई ये मुसन्निफ लिख रहे थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक क्या है। अच्छा, दरियाफ्त करने के लिए अपने तई खतरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते, ज़रूर इस तरफ मतवज्जा होंगे और अपनी काविशों और कोशिशों से मौजूदा मुसन्निफ ये लिख रहे थे कि दरवाज़ा फिर खटखटाया गया। हाँ हजूर, सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खाना ठंडा हुआ जाता है। ओफ़ो, मुझे ख्याल नहीं रहा सरकार से अर्ज़ करना, मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा, मुझे इस वक्त कुछ ऐसी भूख नहीं। और फिर लिखना शुरू करते हैं और आइंदा नस्लों को ज़ेरे बार एहसान करेंगे। यही नौजवान हैं जो कौम की किश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके खतरात से बचाते हैं और साहिल मुराद तक पहुँचाते हैं, मंजिल तक पहुँचाते हैं। जिंदगी और मौत का लानेहल मसला, ना ख़त्म होने वाला मसला। दस्तक क्या है? सरकार कहते हैं आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होके बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई लो अभी आया। ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ। सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान निहायत इखलाक से फरमाते हैं, चेहरे पर थकन मालूम होती है। क्या बहुत लिख डाला? देखो, मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ, सिवाय इसके कि मैं आमन्ना व सदकना कहूँ, कि हर बात पर आमीन कहूँ या हर बात को तस्लीम कर लूँ। और क्या कह सकता था। अब खाने पर इसरार होता है जिस चीज़ से मुझे मुझे रग़बत नहीं।
वही खिलाई जाती है। बात खाने के मेज़बान साहब फरमाते हैं, सपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा। मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत खराब कर लो। क्लास 10 अगला पैराग्राफ नोट करें। पैराग्राफ नंबर 6 इसकी आप तशरीह करेंगे। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस गर्ज से लेटता हूँ कि ख्यालात जमा कर लूँ, फिर लिखना शुरू कर दूँ, मगर अब ख्यालात कहाँ। मजमून उठाकर देखता हूँ, जिंदगी और मौत का लानेहल मसला, ना ख़त्म होने वाला मसला। इसके मुतल्लिक क्या लिखने वाला था, इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे। अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फिक्रों से क्यों कर रब्त पैदा करना था, ताल्लुक पैदा करना था। यूं ही पड़े पड़े नींद आ जाती है। तीसरे पहर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ। जिंदगी और मौत का लानेहल मसला बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फिक्रा आईने की तरह साफ नजर आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। यहाँ तक पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। इसकी आप तशरीह करेंगे। आगे पढ़ाई करें। नौकर इतला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं फौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फिक्रा जो मेजबान साहिब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। मैं सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा। वो हंस के जवाब देते हैं कि आखिर इस कदर कसरे नफसी की क्या ज़रूरत है, आखिर इस कदर आजिज़ी की क्या ज़रूरत है। खुदा के वास्ते झूठी न खाइए कस्में, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। मिल मिला के शाम को वापस आए। खाने के बाद बातें होती हैं। सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी रब्तो बेसिलसिला। बेरब्तो बेसिलसिला, बगैर ताल्लुक और बगैर रवानगी के गुस्से और रंज में आकर इसे फाड़ देता हूँ और दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं नाशुक्रा और एहसान फरामोश एहसान को भुला देने वाला कहाँ जाऊँ, मगर मैं मजबूर हूँ। इस अजीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। मैंने ज़रा तफसील से इनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल ना करना कि यहीं उन अहबाब की फ़हरिस्त ख़त्म हो गई जिनसे मैं रुख़सत तलब कर सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मगर एक साहिब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हज़रत हमेशा कर्ज़ मांगने के लिए आते हैं। एक साहिब हैं जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहिब हैं जो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं, मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है तुम्हारी दावत करूँ, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त हैं, वो आते ही सवालात की बौछार बारिश शुरू कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूँ तो मतवज्जा होकर नहीं सुनते, या अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक साहिब हैं जो आते हैं, अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब मेरे अनायत फरमा और खैर तलब हैं। ये मेरे मेहरबान दोस्त हैं, मगर अपनी तबीयत को क्या करूँ। साफ साफ कहता हूँ कि इन में से हर एक से कह सकता हूँ, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। यहाँ तक ये सबक मुकम्मल हुआ। सबक की पढ़ाई करेंगे, पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। 2 पैराग्राफ आपको दिए गए और सारी पढ़ाई के अल्फाज मायने याद करेंगे जो आप भी कापी पर लिखेंगे और इस सबक का खुलासा भी आप लोग याद करेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।